सभी साधर्मी श्रोताओं का मैं अभिनंदन करती हूँ, जय जिनेन्द्र कहती हूँ। अनिल बड़कुल जी का जय जिनेन्द्र। अनिल बड़कुल जी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जो नए लोग हैं उन लोगों को मैं अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ कि आप अनिल बड़कुल जी मध्य प्रदेश गुना के निवासी हैं। एबी जैन न्यूज के नाम से उनका सोशल मीडिया बहुत विख्यात है, जिसका सभी साधु महाराज आदर करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आप सब उनसे भली भांति परिचित हैं। फिलहाल चर्चा चल रही है अल्पसंख्यक की। अल्पसंख्यक के क्षेत्र में उनका एक सुपरिचित नाम है। अल्पसंख्यक मंत्रालय सरकार द्वारा आप लोग अपना फोन थोड़ा म्यूट कर लेंगे तो फिर मेरे को अच्छे से सुन पाएंगे। वर्तमान में आप राष्ट्रीय चेयरमैन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ दिगंबर जैन महासमिति और राज्य संयोजक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ विश्व जैन संघ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैसेज आ रहा है, फिर पूछेगा चल रही है। आपके द्वारा देश में निःशुल्क और निस्वार्थ 65 कार्य सेमिनार आयोजित हो चुके हैं। प्रथम बार हम लोग ऑनलाइन दिशा बोध कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हमारी शुभकामनाएं श्री अनिल जी के साथ है। हम सब आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सभी से भगवान आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं और मंगलाचरण के लिए तारा दीदी, तारा जैन व्यावर, तारा दीदी कहाँ है? तारा जी उपस्थित हैं क्या? तारा दीदी शायद तारा जी उपस्थित नहीं है अभी। उपस्थित है, आप शायद आवाज नहीं जा रही है। तारा, हेलो, जी चलिए हम पहले आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हैं और एक उनके भक्तांबर का श्लोक से ही हम आचरण शुरू करते हैं। तारा दीदी, नहीं, शायद वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। जी आप ही मंत्र का स्मरण करके मैं नमोकार मंत्र से शुरुआत करती हूँ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद आद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तारा दीदी हमसे जुड़ गई है, वो अपना मंगलाचरण शुरू कर रही हैं। तारा दीदी आप अपना मंगलाचरण शुरू कीजिए। यदि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अब हम लोग समय का ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, सीधे अनिल जी को इनवाइट करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो हमें बताएं कि अल्पसंख्यक का क्या अर्थ है, कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है, उसका मायने क्या है, जैन समाज में उसकी क्या जरूरत है। इन सब चीजों के लिए अब हम अनिल बड़कुल जी को कहते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो आप हमारे को बताएं और मार्गदर्शन दीजिए। स्पीक चल रही है अनिल बड़कुल जी, हेलो हेलो, अनिल जी अब आपसे निवेदन है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? हाँ जी जी, सभी लोगों से निवेदन है कृपया अपने अपने मोबाइल को म्यूट मोड पर डाल दें, जिससे कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सर्वप्रथम देव शास्त्र गुरु को नमन करता हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती मीनू जी दिल्ली, आदरणीय तारा जी जो ब्यावर राजस्थान के हैं,
मनीषा जी उस्मानाबाद से, इनके अलावा हमारे सभी उपस्थित देश भर के सभी भाई बहनों का जय जिनेंद्र एवं अभिनंदन। देखिए, अल्पसंख्यक के क्या है मायने और कैसे उठाए हम उनका लाभ। अल्पसंख्यक का अर्थ क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सब विचार करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सुन लो, तुम्हारी समझ में आ रहा कुछ तुम्हारे काम को। देखिए, आपसे निवेदन है, आप अपने घर की बातों को की आवाजें हम आप एक काम कीजिए, सारे माइक आप अनम्यूट कर दीजिए वहां से। तो बंद कर दे। लो ले जा पापा गया। चर्चा कर रहे थे कि अल्पसंख्यक के क्या है मायने और कैसे उठा सकते हैं उनका लाभ। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अल्पसंख्यक है क्या। अल्पसंख्यक का बहुत छोटा सा अर्थ है, जो संख्या में अल्प हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं। और इस देश में आप सभी को ज्ञात है कि जैन समाज की जनसंख्या पूरे भारत में केवल 0.40%, केवल 40 लाख की आबादी जैन समाज की पूरे भारत देश में, ये लगभग 130 करोड़ जनसंख्या में जैन समाज की आबादी केवल 0.40% है। ऐसी स्थिति में हम अल्पसंख्यक की अति अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। हम इसका कैसे लाभ उठाएं, क्या क्या इनकी योजनाएं हैं, हम सब इस बारे में आपको चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग बीच में जुड़ रहे हैं, इस कारण काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। पहले से अगर जुड़ जाते तो सभी लोगों को इसका पूरा आनंद मिल सकता था। इसमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। चलिए, तो अब मैं शुरू होता हूं आपके सामने कि अल्पसंख्यक वर्ग में आने की जरूरत क्या थी। सबसे पहली बात यह है कि जब हमारी समाज ने, देश भर की जैन समाज ने ये देखा कि हम संख्या में अति अल्प हैं, ऐसी स्थिति में हम सभी को जो विशेष अधिकार मिलने चाहिए थे, उनकी मांग करने के लिए हमने भारत शासन से समय समय पर उसकी मांग की और 27 जनवरी 2014 को भारत शासन के द्वारा जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित करने से आखिर लाभ क्या हुआ, हम पूछना ये चाहते हैं कि इसका लाभ क्या हुआ, इससे हम क्या लाभ उठा सकते हैं और उसकी प्रोसेस क्या है। ये सब समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक करके बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये एक फॉर्मल मीटिंग नहीं है, बल्कि हम एक तरह से 1 to 1 एक एक व्यक्ति को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज हमारे जैन समाज को अल्पसंख्यक होने में सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तरह के से लाभ हुए हैं। एक हम बोलते हैं सामाजिक लाभ और दूसरा होता है व्यक्तिगत लाभ। सामाजिक लाभ एक विशेष चीज है। हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अपने धर्म और की संरक्षण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और मुख्यतः हम इसी का लाभ उठाने के लिए हम अल्पसंख्यक वर्ग का लाभ उठाने जा रहे हैं। इसके अलावा भी मैं अभी सामाजिक जो लाभ हैं उनकी मोटे मोटे तौर पर आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद में आपको व्यक्तिगत जो लाभ है उनके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो हम ये बता दें कि अल्पसंख्यक वर्ग की संपत्ति पर बहुसंख्यक वर्ग कब्जा अब नहीं कर सकेगा। इसका लाभ अल्पसंख्यक वर्ग को या जैन समाज को प्राप्त हो गया है। अल्पसंख्यक अपने विद्यालयों की स्थापना कर सकता है, उसमें अपने अनुसार स्टाफ की जो शासकीय जो नियम होते हैं उसके अंतर्गत जैन समाज अपने विद्यालय को खोल सकता है, उसमें अपने कर्मचारियों की भर्ती कर सकता है, अपने कर्मचारियों को कभी भी निष्कासित कर सकता है, दंडित कर सकता है। इसके लिए नियम, शासकीय नियम लागू होंगे, लेकिन इसमें बहुत कुछ हम लोगों को लाभ सीधे सीधे मिलते हैं। एक और विशेष बात है, पूरे देश में हमारी संपत्तियों पर कहीं कहीं कुछ कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है,
तो जैन समाज की अथवा अल्पसंख्यक, जब मैं जैन समाज बोलूं तो आप समझिएगा अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, और अल्पसंख्यक वर्ग कहूं तो भी अपने को जैन समाज की बात समझना है। तो जैन समाज की जो प्रॉपर्टी है, हमारे मंदिरों के बाहर दुकानें हैं, धर्मशालाएं हैं, उस पर विभिन्न लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो हमें ऐसे दुकानदारों से, ऐसे कब्जे वालों से मुक्ति प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा हथियार हमें यहाँ पर प्राप्त कि अल्पसंख्यक वर्ग की संपत्ति पर बहुसंख्यक वर्ग का कब्जा नहीं कर सकता। एक और चीज है, समुदाय द्वारा संचालित जो भी प्रॉपर्टी है उस पर यदि कब्जे होते हैं तो हमें शासन, हमारा संविधान ये हमें अधिकार देता है कि हम उससे अपनी संपत्ति को वापस कानूनन उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। एक सवाल और मेरे सामने बहुत आता है, मैं पूरे देश के अंदर 8 राज्यों में लगभग मैंने 65 सभाएं की हैं और अधिकांश जगह पर मेरे सामने इक्के दुक्के लोगों ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने मुझे बताया कि जैन समाज एक सुसंपन्न समाज है, इसको अल्पसंख्यक वर्ग में आने से फायदा क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग में आने से हम लोग और कैटेगरी में नीचे की ओर जा रहे हैं, ऐसा उनका मत था। मैं आपको क्लियर, जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने मोबाइल को म्यूट करके रखें, आपकी निजी आवाजें आ रही हैं, उससे डिस्टर्बेंस है। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि जब आर्थिक सर्वेक्षण हमारे देश में हुआ तो जैन समाज का जो आर्थिक स्तर है वो आपको आश्चर्य में डाल देगा। लगभग 15 से 17% जैन समाज के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अभी पिछले दिनों लॉकडाउन की अवधि में आपने देखा होगा जैन समाज की स्थिति हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, और ऐसी स्थिति में यदि शासन प्रशासन हमारी मदद करता है तो हमें उस मदद को स्वीकार करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक गवर्नमेंट का एक टैक्स जो रेवेन्यू जो प्राप्त होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन का उनका अपना एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम के अंतर्गत यदि हमको हमारी समाज को कोई लाभ मिलता है तो इसमें हमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या तो देखिए उसके दो ऑप्शन हैं, या तो हम स्वयं उनकी मदद करें, यदि हम नहीं कर सकते हैं और शासन यदि किसी वर्ग की मदद करना चाहता है तो हमको उस बात को स्वीकार करना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट हमारे साथ कोई एहसान नहीं कर रही है, इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हमको कहीं कोई नीचा देखना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सब्सिडी लेते हैं बड़े बड़े जो आपने देखे होंगे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग वो सब्सिडी नहीं लेते हैं, अपने अपने बिजनेस में वो भी सब्सिडी लेते हैं। देखिए काफी लोग इफेक्टिव हो गए हैं, वेटिंग में है, एडमिट कर दूं पहले बस 1 सेकंड में। और अब मैं आगे आपको बताऊं इस तरह की जो सामाजिक उपलब्धियां हैं, सामाजिक लाभ हैं, वो हमारे लिए ढेर सारे मिलते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जूम पर हम आप भी जानते हैं इसमें समय की मर्यादा है, तो हमें कम समय में अपने को बात ज्यादा रखनी है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको सीधे सीधे आता हूं कि हमको व्यक्तिगत लाभ क्या क्या हो सकते हैं, और ये समझने के लिए हमने आज सर्वप्रथम रखा है, आज का जो चैप्टर रखा है वो सबसे पहले हमने रखा है विद्यार्थियों के लिए। देखिए क्या है, इसमें व्यक्तिगत लाभ कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे विद्यार्थी वर्ग को छात्रवृत्ति मिलती है, उनको पढ़ने लिखने के लिए, शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध होता है, और भी बहुत सारी जो लाभ हैं वो उनको मिलते हैं। और मुझे तो लगता है कि विद्यार्थी वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ मिलने के इसमें पात्र बन गए हैं। इसके अलावा शिक्षण संस्थाएं, जो हमारी जैन समाज की शिक्षण संस्थाएं चलती हैं, उनको बहुत सारे लाभ इसमें मिलते हैं। बेरोजगारों को लाभ मिलता है, उनको तरह तरह के लोन, उनको बिजनेस करने के लिए और भी कई तरीके से उनको लाभ मिल सकता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारे समाज की बहुत सारी महिलाएं, आपने देखा होगा, बहुत मुझे दुख होता है कहते हुए, कोई पापड़ बड़ी बनाती हैं, कोई मोहल्ले में खाना बनाने जाती हैं, और भी तरह तरह की, और खासकर साउथ में भी बड़ी विचित्र स्थिति, बहुत गरीब स्थिति मुझे देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में महिला सशक्तिकरण के लिए भी इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन चूंकि समय की बाध्यता के लिए हम सबसे पहले आज का केवल एक ही चैप्टर यहाँ पर लेंगे, और वो है सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग। मुझे देखिए डॉक्टर संगीता जैन बोल रही हैं आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी को यहाँ से बराबर आवाज जा रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने मोबाइल को आप सेट करिएगा। चलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ।
तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पूरे देश में एक बात को लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो है कि आखिर ये अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र कैसे और कहां बनता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं। आपको भारत शासन के आदेशानुसार किसी भी प्रकार के कोई अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की आवश्यकता अब नहीं है। ये 2015 से नियम बन चुका है। और अब आप पूछेंगे कि जब सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो हम अपने आप को जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे, हम आपको अपने आप को प्रमाणित कैसे कर पाएंगे कि हम जैन हैं। कहीं भी हम नौकरी के लिए स्कूलों में कहीं भी एक आवेदन लगाते हैं तो हमें बड़ी एक असुविधा होती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत शासन ने प्रमाण पत्र वो बंद किया है जो तहसील से, जो सरकारी स्तर पर या कहीं प्राइवेट स्तर पर जो बनवाए जाते थे उनको बंद किया है। लेकिन हम यदि क्या करेंगे, उनका एक प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा को आप केवल अपने हाथ से भरिएगा। उस प्रोफार्मा को हाथ से भर करके स्वयं हस्ताक्षर करके और सबमिट कर दीजिएगा। तो ये प्रोफार्मा को आप स्वयं ही भरिएगा, उसमें कुछ भी नहीं है, खासकर उसमें नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, और आपको संबंधित संस्थान में, चाहे वो स्कूल हो अथवा कोई भी संस्था हो, आप चाहें तो उसको आराम से उस फॉर्म को भर करके और वहां सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको उसका आपको एक नमूना दिखाई देता हूं। मैं देखिएगा, ये एक फॉर्म है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको स्वयं को भरना है। इसको किसी तहसीलदार के पास, किसी नोटरी के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें नीचे साइन करना है और इसको सबमिट कर देना है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। इसकी मैं आपको पीडीएफ फाइल आपको अपने जो जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं या आप फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं आपको ये बराबर आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब हम आते हैं, सबसे पहले अपनी समस्या सॉल्व हुई कि आखिर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के लिए कई लोग बोलते हैं कि हमने प्राइवेट बनवाया हुआ है, ये वो। मैं आपसे कहता हूं, भारत शासन के आदेश है, किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन अब मैं आता हूं आपके स्कॉलरशिप मैटर के ऊपर। देखिए, विद्यार्थियों के लिए कितने तरह के फायदे हैं। उनको छात्रवृत्ति मिल सकती है, उनको छात्रवृत्ति कक्षा 1 से लेकर और जहां तक आप पढ़ते हैं, जहां तक आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहां तक आप इसको पूरे तरीके से लाभ ले सकते हैं। कक्षा 1 से नीचे जैसे प्ले ग्रुप होता है और कौन कौन से जो बोलते हैं KG1 KG2 और प्ले ग्रुप, यानी कक्षा 1 से जो नीचे की क्लासेज होती हैं, उन बच्चों को स्कॉलरशिप पाने की पात्रता नहीं होती है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और दूसरी बात मैं विशेषकर आपको बता दूं स्कॉलरशिप की, कि स्कॉलरशिप में 30% कोटा बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए निर्धारित है। 70% जो शेष बचता है उसमें लड़के और लड़कियां सभी सम्मिलित होते हैं, लेकिन सर्वप्रथम 30% कोटा लड़कियों के लिए आरक्षित होता है। एक और इसमें विशेष बात यह है कि स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको अपने मार्क्स जो होते हैं, प्राप्तांक हैं, वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। यदि एक मार्क्स भी कम है 50% में तो आपको पात्रता नहीं है। तीसरी बात, स्कॉलरशिप जब भी आप आवेदन करते हैं तो स्कॉलरशिप आवेदन करने के लिए केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन ही करना होता है। मेरे पास हजारों तरह की क्वेरी आती हैं, वो लोग पूछते हैं कि हम लोगों ने स्कूल में फॉर्म ये कर दिया है, वो कर दिया है। ऐसा सब कुछ नहीं है। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसके बाद जाकर के आपको जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा, वो प्रिंट आउट ले जाकर के आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, स्कूल के प्रिंसिपल को जमा करना है और स्कूल का प्रिंसिपल उसको फॉरवर्ड करेगा। और फॉरवर्ड करने के बाद आपका काम पूरा समाप्त है। उसके बाद फिर ऊपर प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो शुरू हो जाती है। अब आप पूछेंगे
कि इसकी पात्रता क्या है, किसको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें हम शासन ने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। लगातार लोग काफी लेट आ रहे हैं, जब तक आधा मसाला आपका निकल जाएगा, बहुत तेजी से आप लोग चल रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले कक्षा 1 से कक्षा 10 तक प्री मैट्रिक, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं बीए बीकॉम बीएससी जो कोर्सेज हैं उनको हम बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक। और एमसीएम मेरिट कम मीन्स, इसमें आपके जो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज आते हैं, जैसे मान लीजिए बीटेक है, एमटेक है, आप बीई कर रहे हैं, बीबीएस कर रहे हैं, जो भी इस टाइप के जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं एमसीएम में। तो सबसे पहले मैं लूंगा आपको कक्षा 1 से 10, जिसको हम बोलते हैं प्री मैट्रिक। प्री मैट्रिक के लिए आमदनी, आय का जो सीमाएं हैं, आपके परिवार की आय जो है, पिता की आय है, वो केवल 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, केवल 1 लाख रुपए। उसके बाद जो पोस्ट मैट्रिक में आते हैं 10वीं के बाद, 11वीं 12वीं बीए बीकॉम बीएससी, इसमें पिता की आय अथवा परिवार की आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरिट कम मीन्स में जो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज में उनके पिता की आय, उनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। प्री मैट्रिक 1 लाख, मैं इसका पूरा चार्ट, इसका पूरा प्रिंट आउट आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो कोई टेंशन नहीं, इसको प्रमाणित दस्तावेज आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर मांगेंगे, मैं आपको दे दूंगा, या फेसबुक पर भी डाल दूंगा। तो इसमें हम देख रहे थे कि एमसीएम मैट्रिक मेरिट कम मीन्स जो है, मेरिट कम मीन्स में हम लोगों को जो हमारे परिवार की आय है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक बीच में प्रश्न बनता है कि हमको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कक्षा 1 से 10 तक के लिए लगभग 7,000 रुपए, 7,000 रुपीज आपको स्कॉलरशिप मिलती है। लिखने में कहीं कहीं 10,000 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन स्कॉलरशिप जनरली मैंने जो देखा है प्रैक्टिकली पिछले 5 सालों के अंदर, वो देखा है 5700 रुपए के आसपास स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद हमने देखा है जो बच्चे स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं या गवर्नमेंट के हॉस्टल में रहते हैं, उनको अलग से पैसे मिलते हैं। यानी जिस तरह मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे प्रथम स्थली के अंदर बेटियां रहती हैं और वो उनका स्कूल भी वही है और उनका आवास भी वही है, आवासीय विद्यालय है। ऐसे विद्यालयों में केवल आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो तो मिलती है, उसके अलावा 5,000 रुपया आपको हॉस्टल के जो खर्च के रूप में मिलता है, वो लगभग 5,000 रुपए उनको मिलता है। बिल्कुल ठीक है, स्थान की कोई बहन बोल रही है 5700 मिलते हैं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, सभी जगह फिलहाल 5700 रुपए ही भिजवाए जाते हैं। इसके बाद पोस्ट मैट्रिक में 10,000 रुपए मैक्सिमम, प्लस हॉस्टल चार्जेज एक्स्ट्रा है सभी में, एक बात ध्यान रखिएगा। तो बीए बीकॉम बीएससी जो करते हैं अथवा हॉस्टल चार्ज कैसे मिलेगा इसमें? देखिए, प्रश्न पूछेंगे नहीं अभी बीच में, आपको लास्ट में मैं आपको चांस दूंगा, तब आपको प्रश्न पूछना है। अभी केवल मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपको सभी को, मैं अगर समय जितना रहेगा मैं आपको सभी को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा, आपको सभी को उत्तर मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि पोस्ट मैट्रिक में आपको मैक्सिमम 10,000, 10,000 रुपया, और एनुअली की बात कर रहा हूँ दीपक जी, है ना, एनुअली। तो देखिए, उसमें जो एमसीएम में है, जो बी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए 25,000 रुपए प्रति वर्ष। हाँ, एमटेक के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एमटेक के लिए भी 25,000 रुपए मैक्सिमम। इसके अलावा मैंने आपको पहले से कहा हुआ है कि हॉस्टल चार्जेस एक्स्ट्रा, तो जो लगभग 30,000 रुपए के आसपास आपको मिलते हैं। एक और विशेष बात है जो बिल्कुल नई है, आपको पढ़ने में भी बहुत कम आई होगी। हमारे देश के जो टॉप क्लास कॉलेजेस हैं, उनके अंदर एक विशेषता और है,
उनके अंदर जैसे टॉप क्लास कॉलेज बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं, जो आपके आईआईटी कॉलेजेज हैं, और भी जो करीब मेरा ख्याल है 9 कॉलेज है, ज़्यादा है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। इन कॉलेजेस के अंदर आपके बच्चे की जितनी फीस लगती होगी, अभी मैं आपको नाम ओपन नहीं कर रहा हूँ, 77,066 रुपए एक बच्चे के, मैं क्लियर कर देता हूँ, गुना के एक बच्चे को, हमारे गुना शहर का एक बच्चा है जो आईआईटी में कहीं स्टडी कर रहा है, उसको 77,066 रुपए उसको स्कॉलरशिप मिली है। यानी जितने की आपने रसीद लगाई है, पूरी की पूरी राशि उसमें प्राप्त उनको हुई है। इसके बाद मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, चाहे कक्षा 1 का हो, कॉलेज का हो, कहीं का भी हो, सभी को आवेदन करने के लिए scholarships.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग लगातार लेट आ रहे हैं, इसके कारण भी हल्का सा डिस्टरबेंस मैं यहाँ अनुभव कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जितना आपको मिल सके अच्छा है। तो देखिए, इसको आपको ऑनलाइन बीएड में 12,000 नहीं आती है, आती तो 15,000 तक है। आपको मैं बाद में अवसर दूंगा, आपको मैं हर बात का आपको जवाब दूंगा। 10,000 रुपया मिलते हैं, 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलते हैं, किसी कारणवश आपको 3,000 रुपये कम मिले होंगे, कोई बात नहीं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, और वो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें हम और आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं अगले बिंदु पर आता हूँ। हम इसको ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करने में लगभग 6 दस्तावेज लगते हैं और साथ में एक फोटो लगता है। हम किसी भी प्रकार से किसी भी दस्तावेज को धकेलने की कोशिश ना करें, टालने की कोशिश ना करें। हमारे जो अधिकृत दस्तावेज हैं वही उसमें अपलोड करवाएं। हर एक कॉपी बिल्कुल स्पष्ट देखने में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, विशेषकर हम बैंक का जो दस्तावेज लगाते हैं, बैंक की आपकी जो कॉपी लगाते हैं, पासबुक लगाते हैं, वो स्पष्ट नहीं होती, इस कारण आज हजारों लोगों का पैसा बीच में और काफी परेशानी है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी फोटो कॉपी भी किसी भी अगर अस्पष्ट है, आप उसी कॉपी को बिल्कुल ना लगाएं। आप अपने घर बैठकर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आपके यहाँ जो कैफे पर आपको जाना पड़े या कहीं किसी अधिकृत व्यक्ति के पास जाना पड़े या अंशतः आपको पैसा खर्च करना पड़े, ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन अनुभवी व्यक्ति से भी भरवाएंगे तो आपकी त्रुटियां होने की, गलतियां होने की संभावना कम रहेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म ऑनलाइन भरा होगा तो उसमें से एक प्रिंट आउट निकलेगा। वो प्रिंट आउट हमें उसके साथ में सारे एनक्लोजर्स लगाने हैं, सारे अटैचमेंट लगाने हैं और अपने प्रिंसिपल को जाकर के जमा करना है। और प्रिंसिपल को जब हम जमा कर देंगे तो प्रिंसिपल को आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि प्लीज इसे आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉरवर्ड का सिस्टम होता है और वो ऑनलाइन फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके 2 बराबर मैसेज आपके मोबाइल में आएंगे। यदि आपके पास वेरिफिकेशन का, फॉरवर्डिंग का यदि आपके पास मैसेज नहीं आता है तो आप अपने प्रिंसिपल को फिर से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज आपसे कहीं ना कहीं ये कोई त्रुटि हो रही है और इस कारण से हमारा पैसा हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा, प्लीज आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए, मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं। आपके कितने भी प्रश्न होंगे आप चिंता नहीं करेंगे, मैं आपकी हर प्रश्न का जवाब दूंगा। तब बहुत सारे बिंदु इसमें रह जाते हैं। एक मेरी बार बार आंख जो लगी हुई है वो घड़ी पर लगी हुई है। क्या होता है कि इसमें 40 मिनट का इसमें जूम में टाइमिंग फिक्स होता है। उसके बाद मुझे बताया गया कि ये रिकनेक्ट हो जाता है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में या तो आप रिकनेक्ट कर लें या ऑटोमेटिक हो जाता होगा। ये वाला सर पूरा हो गया। बोलिएगा नहीं। चलिए, तो मैं आपको स्टूडेंट के बारे में मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बहुत सारे भाई बहन पूरे देश के अंदर पीएचडी कर रहे होते हैं, बहुत सारे। मेरे पास बड़ी संख्या में उनके फोन कॉल्स आते हैं। ऐसे लोग जो पीएचडी कर रहे होते हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है। एक जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इनमें तो आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि 2 वर्ष की जेआरएफ होती है, 2 वर्ष का एसआरएफ होती है। जेआरएफ में आपको 25,000 रुपए प्रति माह है, नोट करिएगा, 25,000 रुपए प्रति माह है, उनको हर माह मिलता है। बीच में बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने आ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मैं हर प्रश्न का जवाब दूं। थोड़ा सा वेट करिए ताकि अपनी लिंक नहीं बिगड़े। तो 25,000 रुपए प्रति माह है जीआरएफ के लिए, और एसआरएफ के लिए, सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए
28,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है ना आपको, 25,000 रुपए महीने तो लोगों को सैलरी नहीं मिलती, तो 25,000 रुपए महीने कैसे देते हैं? अरे भाई, आप ये जो सेवाएं दे रहे हैं वो गवर्नमेंट के लिए दे रहे हैं, इस पूरे देश की जनता जनार्दन के लिए, सेवा के लिए आप काम कर रहे हैं। आपकी जो रिसर्च होगी उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा, पूरे मिलेगा। इसलिए इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट अभी मेरे दिमाग में आया है कि आप ये सोचते होंगे कि इसमें इनकम रेंज क्या होगी, हमारे परिवार की आय कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपके परिवार की आय मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को इसका लाभ मिलता है। मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जैन समाज में यूपीपीएससी, पीएससी, एसएससी, यूपीएससी लोकल आपका जो स्टेट पीएससी होती है, और इसके अलावा एसएससी कर्मचारी चयन आयोग में आप लोग अप्लाई करते हैं। इसमें जो भी बच्चे, यदि मान लीजिए वो केवल और केवल प्री परीक्षा पास करते हैं, तो उनको 50,000 रुपए अनुदान देने की व्यवस्था है। आप आश्चर्य होगा। इसके अलावा जो बच्चे एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की प्री परीक्षा पास करते हैं, नॉन गेटेड पोस्ट की बात कर रहा हूं, उनको 25,000 रुपए स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी, आपको अनुदान दिए जाने की व्यवस्था। अनुदान मतलब क्यों दिया जाता है? ताकि आप उसके मेन एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर सकें, उसकी किताबों की और भी अन्य खर्चे जो होते हैं वो आप उसको वहन कर सकें। इसके लिए आपको 50,000 रुपए और 25,000 रुपए आपको शासन के द्वारा अनुदान दिया जाता है। अब मैं एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण बिंदु पर आता हूं। ऐसे लोग जिनके परिवार में 2 बेटियां हैं और 1 बेटी है, उनके लिए भी मैं आपको एक बहुत शानदार योजना बताने जा रहा हूं। ऐसे परिवारों की आय, ध्यान रखिएगा, जिनके परिवार में 2 बेटियां हैं। 2 बेटियों का मतलब ये नहीं है कि 2 बेटियां हैं और 1 भाई भी है। जो केवल उनके 2 बेटियां होनी चाहिए, और सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो सिंगल होना चाहिए, उसका भाई नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे परिवार के लिए एक योजना आपके सामने बता रहा हूं। यदि ऐसी बेटियां 9th में, 10th में, 11th में और 12th में पढ़ती हैं, उनके लिए 6,000 रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान है स्कॉलरशिप का। और जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, केवल अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं, अब बहुत सारी योजनाएं हैं जो कम इधर उधर की भी स्कीम है, इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ जितनी भी बात कर रहा हूँ केवल और केवल अल्पसंख्यक की स्कीम की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है वो अल्पसंख्यक का भी है और जनरल में भी है। यदि ऐसी बेटियां जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, 1 बेटी है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, ऐसी बेटियों के लिए हल्का सा कुछ चेंज भी हुआ है, जो ज्ञान है वो आपको बता रहा हूँ मैं। 2,000 रुपए प्रति माह है, यानी 24,000 रुपए प्रति वर्ष मैक्सिमम, वो उनको मिलने का प्रावधान भारत शासन का है। इसमें मामूली कुछ चेंज हुआ है, मैं आपको पहले क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको एक और स्कीम की ओर ले जाना चाहता हूँ। एक स्कीम अभी किसी बहन ने मुझे भी आज प्रश्न भी भेजा है, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। फ्री कोचिंग स्कीम। फ्री कोचिंग अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भारत शासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने, या जो भी आपका स्थानीय शासन है आपके स्टेट का है, इसमें पूरे भारत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं मध्य प्रदेश की केवल बात नहीं करूंगा, इनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था की है। लेकिन मैं एक व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं कि किसी स्टेट में बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी 2-3 कोचिंग मुझे देखने को मिले हैं। एक होशंगाबाद में है, एक श्योपुर में है, और एक ग्वालियर में भी अभी खुला है। ग्वालियर की तो कुछ तारीफ भी सुनता हूं मैं। बाकी जगह की बहुत ज्यादा संतोषजनक खबरें मुझे नहीं मिली हैं। हो सकता है कुछ चेंज आ गया हो, कुछ और उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हो, ये इट्स पॉसिबल है। लेकिन मैं उससे बहुत अधिक संतुष्ट नहीं हूँ। हो सकता है कई स्टेट में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी हों, तो आप इस बात की जानकारी लीजिएगा कि आपकी स्टेट में, आप कंफर्म करेंगे। आजकल नेट है, नेट पर हर चीज आपको मिल जाती है। लगातार इतने लेट लोग जुड़ते जा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में जब हो जाते हैं तब जाकर के मुझे उसको एडमिट करना पड़ता है। इससे हल्का सा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेट आदमी को बात का लाभ मिल जाए, हम यही चाहते हैं। तो मैं आपको फ्री कोचिंग के बारे में बता रहा था।
इसके बाद इस देश की अल्पसंख्यक वर्ग की, जैन समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे बच्चे बहुत योग्यता में काफी आगे निकल रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को, मेरे पास 90% प्लस के बच्चों की भीड़ रखते हैं, लेकिन जब उनके माता पिता बोलते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि उनको आगे पढ़ाने के लिए इतनी अधिक राशि की व्यवस्था उनके माता पिता के पास नहीं है। एक बहुत बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही ऑप्शन आता है, वो है कि उनको हम ऋण लें, ब्याज पर पैसा लें उनके लिए। देखिए, कुछ लोगों की आवाज यहाँ पर आ रही है, कृपया प्लीज म्यूट कर दें। आपके बच्चों की भी आवाज आ रही है, सब लोगों को डिस्टरबेंस होता है, प्लीज ध्यान दें जरा। तो मैं आपको बता रहा था कि बच्चों के लिए हमें एजुकेशन लोन की जरूरत होती है। आप बोलेंगे एजुकेशन लोन तो साधारण बात है, इसमें अल्पसंख्यक का क्या योगदान है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग से आपको ऋण मिल सकता है, उसमें ब्याज कम लगता है। ये भी मेरे पास, अभी भी आप भी शिकायत करेंगे थोड़ी देर बाद मेरे से, कि जब आप बैंक मैनेजर्स के पास जाते हैं तो बैंक मैनेजर्स बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई कोटा नहीं है। मैंने बताया, बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। तो मैं आपको एक चीज तो बड़ी क्लियर कर दूं, जैसे NMDFC, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा स्पष्ट बहुत कम ब्याज पर हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इसमें शिक्षा का प्रावधान, उनके लिए शिक्षा ऋण का प्रावधान किया गया है। आप उनसे बात कर सकते हैं। NMDFC, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको के ब्रांचेज जो है दरअसल बहुत कम, जैसे मान लीजिए हमारी स्टेट में है, प्रदेश में बहुत कम होते हैं। आप अपने स्टेट में, ये मालूम आपको नेट के माध्यम से करना पड़ेगा आपके स्टेट में। देखिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बातें ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जिनको विकल्प है थोड़ा सा अपना म्यूट कर दें, बस ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा। आप ही कर दो सबको म्यूट। भेज रहे हैं प्लीज। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और विशेष बात ये है, तो पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या के रूप में कई लोगों के सामने आती है, क्योंकि उनके पास ज्ञान का अभाव है, उनके पास जानकारी का अभाव है। वो ये है कि हमारे यहाँ हर शहर में एक बड़ी संख्या में बच्चे विदेश शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। जब विदेश शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो उसमें खर्च आता है लाखों रुपए। हर माता पिता की क्षमता नहीं होती है, जो जिनकी क्षमता है भी तो एकदम से उनको 20 लाख रुपए अथवा 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए खर्च करना बहुत कठिन होता है। तो मैं आपको इस समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान बताने जाता हूँ। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवार यदि चाहें तो आवेदन कर सकते हैं पढ़ो परदेश योजना के अंतर्गत। मेहता जी बहुत लेट आए हैं, चलिए कोई बात नहीं, स्वागत आपका। तो देखिए इसमें पढ़ो परदेश योजना जो बहुत प्यारी योजना है पूरे देश के अंदर, और बहुत बड़ी संख्या में, मेरे बहुत छोटा सा शहर है, 2.5 लाख की आबादी है गुना में, मेरे यहाँ के 2 बच्चों ने ये लोन लिया है। कोई कठिन प्रक्रिया नहीं होती है। आप किसी भी स्थानीय बैंक जाएंगे, आप जो भी आपके नेशनलाइज बैंक हैं, उनमें आपको जाकर के बोलना है कि पढ़ो परदेश योजना के अंतर्गत लोन चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है अल्पसंख्यक वर्ग के तहत। अब आप पूछेंगे कि हमको आपने 20 लाख रुपए का लोन की व्यवस्था भी करवा दी, लेकिन ये बताएं कि इतना सारा ब्याज हम कैसे चुकाएंगे? तो मित्रों मैं आपको जानकारी दे दूं, आपको 1 रुपए का सिक्का भी ब्याज के तौर पर देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बाद में देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप जब भी विद्यार्थी, आपका बेटा है या आप स्वयं हैं, आप विदेश जाते हैं शिक्षा के लिए, जितनी अवधि में आप विदेश में रहेंगे उतनी अवधि के लिए प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा, यानी बच्चा जब लौट करके आएगा तो डायरेक्ट रोजगार से नहीं लग जाएगा। वो जब बच्चा मान लीजिए भारत लौट करके आएगा, उसको अपने रोजगार स्थापित करने में या जॉब ढूंढने में उसको लगभग 6 महीने 1 साल का टाइम लग जाता है। तो जितनी अवधि में शिक्षा प्राप्त की है प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा आपको, यानी कि इस अवधि का कोई भी ब्याज नहीं देना है,
ये भारत शासन की ओर से बैंक को चुकता कर दिया जाएगा, आपका पूरा का पूरा ब्याज माफ हो जाएगा। लेकिन यदि इसके 1 साल के बाद भी यदि आपने लोन नहीं चुकाया है, तो रिमेनिंग पीरियड जो अतिरिक्त जो पीरियड है, उसका केवल आपको ब्याज, उनको नॉमिनल, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई उसमें पनिशमेंट, कोई दंड, कुछ भी नहीं है, कोई पेनल्टी एनल्टी कुछ नहीं लगती। बहुत प्यारी योजना है। इससे प्यारी योजना मैंने अभी तक भारत में पढ़ो पड़ोस के मुकाबले मैंने आज तक कभी देखी सुनी नहीं है। आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। इसके बाद मैं थोड़ा सा हट करके एक बात बताना चाहता हूं। मैं एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वो जनरल के लिए है, आपके ये के लिए नहीं, जनरल के लिए भाव है, जिनके बच्चे 80% और 85%। समय की कमी है तो कुछ चीजों को मैं जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ। आपके जो स्टेट और सेंट्रल का जो सीबीएसई का है, उसमें 80 और 85% की यदि आपकी परसेंटेज आती है, तो ऐसे बच्चों के लिए 10,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चों ने, तो इसमें कम मिल रही है, 5700 रुपए मिल रहे हैं, 7-8 हजार रुपए, 9,000 रुपए मिलते हैं, तो इसमें पूरे के पूरे आपको 10,000 रुपए मिलने का आपको प्रावधान है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और बाकी देखिए, स्कीम बहुत सारी है, समय भी काफी तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। और चलिए, इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें अभी रोक दी हैं, मैंने छोड़ दी हैं। अभी मैंने बच्चों की स्कॉलरशिप, बच्चों की पढ़ाई के संबंध में केवल मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। हो सकता है कि मैं कोई डायरी और वो किताबें या फाइल रख करके यहाँ नहीं बैठ रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कुछ चीजें मेरे दिमाग से निकल गई हो, कुछ चीज भूल रहा हूँ मैं। तो चलिए, इतनी सारी योजनाएं हैं, मैं आपको बता दूं कि इन सब योजनाओं का आप भली भांति लाभ उठाएं, किसी की बातों में ना आए, कभी भी किसी के भ्रम में ये ना आए कि साहब मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने 4 साल से अप्लाई कर रहा है, साहब एक पैसा नहीं आता है, ये सब झूठी है, ये गवर्नमेंट बेवकूफ बनाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको लगे हाथों एक बात कहकर के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एंड में मैंने आपको मेरे गुना का परिचय दिया है। गुना के अंदर मुश्किल से 2.5 लाख की आबादी है, जैन समाज के करीब 2000 परिवार हैं। इसमें मेरे यहाँ 319 परिवारों ने, 319 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था पिछले वर्ष, उनको 24,76,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है। मैं अगले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि आपको और ऋण योजनाएं, जो आपके रोजगार के लिए ऋण योजनाएं कौन कौन सी होती हैं, बेरोजगारों के लिए, अपना व्यापार धंधा पानी इंडस्ट्री के लिए कौन सी योजना है, बहुत प्यारी योजना, गजब की योजनाएं हैं। इसके अलावा एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके लिए क्या योजनाएं हैं, उस्ताद योजना है, हमारी धरोहर योजना है, यूपीएससी कोचिंग की। हाँ चलिए, ये यूपीएससी कोचिंग शब्द आया तो मुझे लगे हाथ तो एक बात और याद आई। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कोचिंग की व्यवस्था, मान लीजिए, गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट से लोग मान्यता लेते हैं, एफिलिएटेड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैन समाज की ओर से इस समय देश के अंदर, आप सभी परिचित होंगे, सभी एजुकेटेड लोग हैं, इसमें 3 व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, 3 संस्थाओं के नाम मेरे पास हैं, बाकी एक आध कोई भूल रहा हूं तो हो सकता है ऐसा भी हो। जैसे आपने सुना होगा जीतो, बड़ा फेमस नाम है। जीतो की ओर से इस भारतवर्ष में 5 या 6 जगह पर अपने सेंटर चलते हैं, उसमें यूपीएससी पीएससी की कोचिंग करवाई जाती है। चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम, नाम मात्र के कुछ चार्जेस रखते हैं, बाकी वो पैसा स्वयं भुगतते हैं। यानी आपकी सेवा के लिए जीतो पूरी तरीके से समर्पण भाव से आगे आता है। इसके बाद जीतो के बाद एक दूसरा नाम है फास्ट, FAST। इंदौर में दिगंबर जैन महासमिति, जिसके चेयरमैन हमारे आदरणीय श्री अशोक जी बड़जात्या जी हैं, उन्होंने उसके लिए पूरा समर्पण रखते हुए और बहुत प्यारी संस्था की स्थापना की है, बहुत प्यारी। मैं स्वयं उसमें गया हूँ, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए गया था। उनके जो उसमें लड़कियों को भी अप्लाई कर सकती हैं, लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग से हॉस्टल है, बहुत खूबसूरत उनकी व्यवस्था ठहरने की खाने की है। और चार्जेज बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि लगभग मुश्किल से 25% चार्ज शायद आप पर लगता हुआ, 75% से आगे पीछे हो सकता है, वो खुद स्वयं उठाते हैं उसका खर्च। उसके रिजल्ट इतने शानदार हैं, जितना कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर रिजल्ट नहीं होगा, इतना शानदार रिजल्ट फास्ट का मैं स्वयं उसको देख करके आया हूँ। जीतो के बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। और तीसरी एक संस्था है अनुशासन, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस संस्था की स्थापना की गई थी, जिसमें इसके दिल्ली में भी आपके ब्रांच है, भोपाल में ब्रांच है, और भी शायद एक इंदौर में और शायद जयपुर में शायद।
ये मुझे दिल्ली का और भोपाल का कंफर्म है। और भोपाल में तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर जुडिशरी की जो कक्षाएं, जो क्लासेज होती हैं, कोचिंग होती हैं, वो भी सिविल जज के लिए क्लासेज भी अभी मुझे मेरे पास कल परसों संदेश आया था कि उनकी ओर से भी बहुत अच्छे कोचिंग की व्यवस्था हबीबगंज के पास में जहाँ आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ था वहाँ पर की गई है। तो आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको किसी जानकारी की आवश्यकता है प्लीज फोन ना लगाएं, आप मुझे केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको बराबर सेवा देने की कोशिश करूंगा। काफी लोग इतने अधिक लेट आए हैं जब मेरा वक्तव्य पूरा लगभग समाप्त होने को हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जितना जिसके पास समय है, अपनी अपनी अनुकूलताएं हैं। सर चलिए, आपको तो आप सबको म्यूट कर दीजिए। समय हो गया। चलिए, तो मैं शुरू करने वाला हूँ आपकी शंकाओं का समाधान। तो शंकाओं के समाधान के लिए अब देखिए, इस समय अभी 93 पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब मैं ये तय करना थोड़ा सा कठिन है कि हम कैसे किसको वो देंगे। तो आप मुझे एक काम करें, मैं एक मैसेज करते जाइएगा। बहुत बढ़िया, किसी ने मुझे संदेश दिया है जीतू ने भी जुडिशरी की क्लासेस चालू कर दी है, बहुत सुंदर। हाँ देखिए, आप मुझे एक काम करें, अगर आप बोल सकें तो अच्छा है। बोलने में एक दिक्कत ये आएगी कि एक साथ काफी लोग प्रश्न पूछेंगे। ऋण परो प्रदेश योजना का कोलेट्रल कितना था? देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आपने 5, 6, 7 पता नहीं क्या लिखा है, इंग्लिश मैसेज जल्दी जल्दी हट रहे हैं। हाँ, एक सीए का प्रश्न आया है। सीए के लिए कोचिंग होती है और कोचिंग के लिए किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप की पात्रता नहीं है। सीए सीएस के लिए आपको मैं क्लियर कर दूं, वो कोचिंग की पात्रता नहीं हो पाती है। तो अभी उन्हें कोलेट्रल का पूछा था, बात अधूरी रह गई है। अंदर की बात यह है कि बैंक अपनी सुरक्षा के लिए आपसे कोलेट्रल की मांग करती है। उसमें ऐसा कुछ पुख्ता नियम मुझे पढ़ने में, मेरी जानकारी में नहीं आया है, इसलिए उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि यदि हम लोग अगर कोलेट्रल के लायक होते या इतने सक्षम होते तो फिर भाई 20 लाख रुपए के लिए आपके पास क्यों आते। लेकिन फिर भी यदि आप सक्षम हैं, और हमारी देखिए जैन समाज वाले हमेशा एक का सभा करना जानते हैं, हमारी कोई गलत नियत नहीं होती है। यदि हम सक्षम हैं तो कोलेट्रल के लिए भी आप तैयार रहिएगा। और वैसे ऐसा कुछ नियम मेरे पढ़ने में नहीं आया, और इसके लिए आपको बैंक मैनेजर से संपर्क करना पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ा अंकल जी और ये वो आप मैसेज मत लिखिए, आप मैसेज थोड़ा सा छोटा लिखिएगा। देखिए, मैसेज जल्दी हट जाता है। चलिए, मुझे कोई एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति प्लीज अपना प्रश्न पूछें, मैं आपको जवाब देने तैयार हूं। हेलो, अपना माइक एक व्यक्ति को चालू करके प्रश्न पूछना चालू करें। एमटेक की स्टाइपेंड मिलती है तो उसके साथ अल्पसंख्यक की स्कॉलरशिप मिलेगी? फिर से प्रश्न पूछिए, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। सर, एमटेक की स्टाइपेंड जैसे मिलती है गेट क्वालिफाइड के बाद, तो अल्पसंख्यक की स्कॉलरशिप भी मिलेगी उसमें? बहुत बढ़िया। देखिए, भारत शासन के एक आदेश है कि यदि किसी भी प्रकार की एक स्कॉलरशिप या एक प्रकार का लाभ यदि आपको मिल रहा है तो शासन एक ही व्यक्ति को 2 लाभ नहीं देता है। स्टाइपेंड के बारे में जहां तक है, आप अपने स्कूल के एक बार बात कर लें। मेरी जानकारी के अनुसार दोनों चीज किसी भी बच्चे को एक साथ नहीं मिलती है। नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू। सर 2 बेट सर, जैसे आपने अभी अपना नाम और सिटी का नाम बोलते जाइएगा। सर राहुल जैन, ललितपुर। सर, जिनके इनकम 1 लाख से अधिक है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? मतलब इनकम टैक्स रिटर्न वो भरते हैं ज्यादा? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो लिमिट है वो फिक्स है, उसमें कोई भी चेंजेबल नहीं है। यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको कक्षा 1 से लेकर के n से कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिलने की पात्रता नहीं बनती। नेक्स्ट। ओके सर। ऋषिका जैन, लटेरी। हेलो, फास्ट एकेडमी में यूपीएससी की कोचिंग होती है या एमपीपीएससी की? एमपीपीएससी की होती है, यूपीएससी की भी होती है। कहाँ के लिए पूछा आपने? फास्ट कोचिंग। हाँ, फास्ट में मैं आपको, अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। फास्ट में फिलहाल यूपीएससी की कोचिंग नहीं होती है, केवल पीएससी की कोचिंग चल रही है अभी। उन्होंने 1-2 सब्जेक्ट और भी बढ़ाए हैं। जुडिशरी के बारे में भी उनकी प्लानिंग चल रही थी, मैं कंफर्म करूंगा, लेकिन उसमें यूपीएससी की अभी फिलहाल क्लासेज नहीं चलती। थैंक यू सर।
सर आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए प्लीज। उसमें चलिए मैं बोल देता हूँ आपको 7000 जी 91 जी 7000 हमने बहुत अच्छे आपने एक बात पूछी। मैं आपको बता दूं इसमें हमने अभी 3 ग्रुप बनाए हैं। अभी एक 2 ग्रुप में तो काफी खाली पड़े हुए, एक ग्रुप पूरा पैक है। उसमें हम लोगों ने अल्पसंख्यक की बहुत सारी जानकारी मैं आज आपको इसमें डालूंगा, तो आप उसको देखिएगा। मोबाइल नंबर एक बार बोलो सर, मोबाइल नंबर रिपीट कर दूं 7000 हाँ 2691 91 00। देखिए ये व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर पर मैं रिप्लाई नहीं देता। एक बात ध्यान रखिए। सर अविरल जैन फ्रॉम गुना। सर EWS करके कुछ कार्ड बनता है जो अल्पसंख्यकों के लिए शायद जॉब में आरक्षण देता है। कॉल कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। गुना के जो महानुभाव हैं, गुना के कोई भी वो यदि मेरे ऑफिस में आकर के बात कर लेंगे या मेरे से व्हाट्सएप पर बात कर लेंगे तो भी चलेगा। गुना में तो मैं 3 सभाएं आपके कर चुका हूँ, बहुत प्यारा रिकॉर्ड है आपका। आप मेरे से पर्सनली बात करेंगे, आपको फुल रिस्पॉन्स मिलेगा। जी बिल्कुल सर। सर व्यापार के लोन के लिए, व्यापार के लोन के लिए मैंने आपको बताया, व्यापार के लिए बाकी जितनी आने वाले समय में आपको ये हम आपको बताएं। मुश्किल से 2-2 दिन में हम ये सब ये क्लासेस रखेंगे और आपको जानकारी, बहुत प्यारी जानकारी है वो। आपको समय की बाध्यता है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ। आप बोलिएगा। सर ग्रेजुएट कोर्स के साथ यदि कोचिंग करना है तो क्या हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियल हेल्प? गाइडिंग में क्या बोला आपने? ग्रेजुएट कोर्स करने के साथ साथ हम कोचिंग करते हैं। उनकी बहुत बड़ी बीमारी ये है कि वो पहले मिस कॉल मारते हैं, इससे मेरे को बहुत ज्यादा समय हो रहा है। ऐसा ना करें, देर करने में ना करें ऐसा। हेलो हेलो सर, बोलिए आप। हेलो सर। हाँ जी सर, मैं अर्चना जैन बोल रही हूँ मुजफ्फरनगर से। हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरी फैमिली में 2 बेटियां हैं, तो क्या उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी? दोनों प्री मैट्रिक में, 7th और 8th स्टैंडर्ड में। अभी आपको जो चीज बताई है वो ध्यान रखिएगा, उसको अपन रिपीट ना करें। 9th 10th 11th और 12th केवल 4 क्लासेज में उनको मिल सकती है। 9th 10th 11th पर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट बोलिए। सर मेरी बेटी BSc कर रही है और साथ में कोचिंग करना चाहती है, तो कोचिंग के लिए हेल्प मिल जाएगी? BSc कर रही है तो यदि आपकी बेटी BSc फाइनल ईयर में है तो आप दे सकते हैं। आपने प्रश्न पूछने से एक उत्तर आपको मिल गया है। तो ध्यान रखेंगे, जो जीतो या अनुशासन, इन कोचिंग के अंतर्गत जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे उनके लिए ही पात्रता है, या फाइनल ईयर कर लिया हो उनके लिए पात्रता है। इस बात को ध्यान रखें। जी सर जी बोलिए, अपना नाम और सिटी का नाम बोलते जाइए। मैं दिव्यांशी जैन बोल रही हूँ कुरवाई से। मैंने अभी 10th क्लास के एग्जाम्स दिए हैं CBSE से, तो मुझे 11th और 12th का है, उसके बाद CA करना है, तो उसके लिए स्कॉलरशिप या कोचिंग? बहुत बढ़िया। देखिए 11th और 12th के लिए तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है यदि आप पात्र हैं। आपके पिताजी की जो इनकम है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आप यदि आप अप्लाई करती हैं तो आपको स्कॉलरशिप बिल्कुल मिल सकती है। एक और बहुत अच्छी बात मुझे दिमाग में अभी आई है, स्कॉलरशिप सभी को नहीं, स्कॉलरशिप सभी बच्चों को नहीं मिलती है। अभी तक देखा गया है कि कक्षा 1 से 10 तक के सभी बच्चों को मिलती है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। ये नंबर जो व्यक्ति की जितनी कम होती है उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी में दी जाती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी कई लोग शिकायत करेंगे कि मुझे 4 साल हो गए स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, उसका ये कारण है। बस आगे नेक्स्ट। हेलो प्रश्न पूछिए, आवाज आ रही बराबर मेरे को? पहले अपना नाम बताइए, सिटी का नाम बताइए। आवाज एकदम से बंद हो गई। हेलो हेलो सर, प्रदीप जैन बैरसिया। हेलो हाँ जी बोलिए।
हाँ हाँ बोलते रहिए, आवाज आ रही है मेरे को, बराबर आ रही है। सर जो आपने एक बेटी के लिए 2,000 रुपए स्कॉलरशिप की बताई थी, 2,000 रुपए महीने पर मंथ की, उसकी कहाँ पर अप्लाई होगा उसका? मैंने अभी आपको बताया, शायद आप लेट जुड़े होंगे, शायद आप लेट जुड़े होंगे इसमें। नहीं, मैं डिटेल नहीं सुन पाया था उसकी क्लियर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि आप अभी भी कुछ भूल भी जाएंगे और आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बराबर उसका प्रॉपर उसकी आपको वेबसाइट भी दे दूंगा, क्योंकि हो सकता है, देखिए इतनी जल्दी जल्दी में, सही बात है, सभी लोग इतना नोट नहीं कर पाते हैं। उसका एक्चुअली हजरत बेगम एक योजना चलती है, बेगम हजरत छात्रवृत्ति योजना, वो 2 बेटियों के लिए होती है। उसके अगर आपको डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा, जो जो क्वेश्चन नहीं पूछना हो वो लीव करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही है या क्वेश्चन समाप्त हुए हैं? हाँ जी बोलिए। सुनना तो सुन लिया और क्या, पूरा सुन लिया। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आवाज मेरे को बराबर आ रही है आपकी, प्लीज पूछिए। शशि कोठारी जी, कोई आपको बात कुछ पूछना है क्या? वर्धमान जी। हेलो। हाँ हाँ प्रश्न पूछिए अपना। मैं BBA सेकेंड ईयर कर रही हूँ और मैं साथ में CS भी कर रही हूँ, तो मुझे किस में हेल्प मिल सकती है? आपको BBA करने में हेल्प, साथ में क्या CA कर रही हैं आप? CS कर रही हूँ। CS, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, CA और CS दोनों कोचिंग की जाती है, और कोचिंग में किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं के लिए अप्लाई कर सकते। हेलो। नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी सर जैसे CA, का नाम बताइए। जी मैं मयंक जैन बोल रहा हूँ। जैसे CA में जो इंस्टीट्यूट को जो भी फीस जाती है उसकी स्कॉलरशिप मिलती है क्या? CA में मैंने आपको निवेदन किया, CA एंड CSC, इसमें किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप की पात्रता नहीं है। नहीं, कोचिंग को नहीं, जो ICI को पेमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो भी। मैंने आपको बताया, कोचिंग में किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप पाने की पात्रता नहीं है। सर कोचिंग में नहीं, जो मेन इंस्टीट्यूट में अपन जो रजिस्टर्ड होते हैं उसमें जो फीस जाती है, जैसे 10,000 12,000, उसमें स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या? देखिए क्या है, शासन की जो नीतियां हैं, मैं केवल आपको उनकी एक जानकारी भर दे सकता हूँ। वहां से कोचिंग के लिए किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, वो किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग फिलहाल उपलब्ध नहीं है। साल 3 साल से भर रहे हैं, ये सब कोई नहीं। हो सकता है मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप बाद में भी बात कर सकते हैं, मेरे को आप क्लियर पोजीशन कर दीजिएगा। हेलो, आवाज धीरे आ रही है, जोर से बोलिएगा। हेलो, सब अपने हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। माइक म्यूट कर दीजिए सर इस बार। हेलो हेलो, अपना नाम और सिटी का नाम बोलिए। सर बिजनेस रिलेटेड लोन मिल सकता है सर क्या? अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि बिजनेस की एक अलग से क्लास अपन लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर अपने वो कोशिश करेंगे कि 2 दिन के अंदर, बहुत सारे लोन है, बिल्कुल आपको जानकारी परसों के दिन या 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए अभी छात्रवृत्ति के बारे में पूछ रहे हैं, बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग जो भी हो या उनके पेरेंट्स हो, प्लीज। हाँ हाँ प्रश्न पूछिए। हेलो सर, मैं अर्णव ये बोल रहा हूँ जैन से। सर मैं पूछ रहा हूँ, अनुशासन में UPSC की तैयारी होती है, और उससे होती है तो अप्लाई कैसे करना है? अनुशासन में PSC की तैयारी होती है, और सर उसमें अप्लाई कैसे करना है, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं उसमें? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने, बहुत बड़ा सस्पेंस पैदा था इस बारे में। इसमें क्या है, जीतो में भी वही सिस्टम है, अनुशासन में भी और फास्ट में भी। ये तीनों संस्थाएं बहुत सम्मानजनक तरीके से एक विज्ञापन निकालती हैं, और वो व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी, आपके मंदिरों में पोस्टर लगाए जाते हैं, और भी अन्य अन्य तरीके से वो लोग पब्लिसिटी करते हैं। उसमें 3 स्टेप होती हैं। पहले आप रिटन टेस्ट पास करेंगे, फिर एक ओरल पास करेंगे, उसके बाद आपको जाकर के उसमें एडमिशन मिलेगा। और अभी जैसे मेरे पास अभी फास्ट का भी एक आया था, और एक मेरे पास अनुशासन भोपाल का है। आप चाहें तो मेरे से लिंक आप ले लीजिएगा, और मैं आपको उसकी जानकारी व्हाट्सएप पर दे दूंगा, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी वो खुला हुआ,
थैंक यू सर। सर इस बार स्कॉलरशिप हमें अभी तक तो मिली नहीं है, क्या वो मिलेगी? हाँ, क्या बोल रही हैं आप? बोलिए बोलिए, फिर से पूछिए। संकोच सर मत अभी तक करिए। हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, हमने पिछली बार भी अप्लाई करे। देखिए, जनवरी से हम लोग जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो अप्लाई करते हैं ना, वो स्कॉलरशिप जनवरी से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण बड़ी क्लासेस की स्कॉलरशिप बहुत सारी रुक गई है। रुक गई है मतलब कैंसिल नहीं हुई है, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। वो आपको मिलने की संभावना। एक काम करिएगा, ये प्रश्न भी पूरे देश में लाखों लोगों का है। जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है उनके लिए बहुत प्यारा ऑप्शन है। आप जाएं वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट से आपने अप्लाई किया था, बस उस वेबसाइट पर आप जाइए और उसमें स्टेटस चेक करिए। उसमें स्टेटस में जब जाएंगे तो यू आर सिलेक्टेड लिखा हुआ आएगा, या फिर यू आर नॉट सिलेक्टेड। सिलेक्टेड है इसका मतलब आपका पैसा, आप इंतजार करें, आपको पैसा आ रहा है। और जी आप उसमें आ रहा है कि रिजेक्टेड, तो फिर आपको नहीं मिलनी है। और उसमें रिजेक्टेड का कारण नीचे टिक लगे हुए होते हैं, आपकी बैंक पासबुक ठीक नहीं है, या फिर कुछ और कोई कारण हो सकता है, वो सब उसमें टिक लगे हुए होते हैं, उसका कारण आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट। हेलो सर। सर आपने 2 बेटी का बताया, तो उसमें कुछ 3 बेटी के लिए भी प्रॉफिट है क्या? 3 बेटी के लिए कोई ऑप्शन नहीं, केवल 2 बेटियों और 1 बेटी के लिए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट। 2 बेटियों के लिए क्या ऑप्शन है? हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ सर, कुणाल जैन बोल रहा हूँ। क्या ऑप्शन है? कौन बोल रहे हैं? कुणाल जैन। गुना से बोल रहे हैं? कुणाल जैन? नहीं, गुजरात से। सर फैशन डिजाइनर के लिए कुछ है? फैशन डिजाइनर के कोर्स के लिए कुछ? देखिए, फैशन डिजाइनर यदि आप किसी भी जो मान्यता प्राप्त संस्थान यदि आपका है, वो गवर्नमेंट से हो, प्रदेश में गवर्नमेंट से हो या प्रदेश सरकार से हो, इनमें कोई भी नहीं बोलेंगे। देखिए, जो प्रश्न पूछा आपको पूरी जानकारी मिलने दीजिए। तो फैशन डिजाइनिंग यदि इस कोर्स में आती है, आप एक काम करिएगा, जब अप्लाई करेंगे आपके कॉलेज में आएगा, प्लीज स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है सभी यार, ये दोनों। ये कोई हमारी बहन जी लगातार बात कर रही हैं, इसके पास रहे ताकि सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो चलिए देखिए, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से है तो उस पूरी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। उसमें कोर्स की लिस्ट जो उसमें खोलेंगे तो उसमें फैशन डिजाइनिंग है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो आप अपने प्रिंसिपल से कह करके उसको जुड़वा सकते हैं, और अगर वो जुड़ जाता है तो आपको बराबर स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओके सर, मैं आपको कॉल करके। नहीं, कॉल नहीं, कॉलिंग अलाउ नहीं है, केवल व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। ओके सर, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। जी जी, सर ये ST SC वालों के लिए आय लिमिट 6 लाख तक कर दी, तो क्या माइनॉरिटी में नहीं बढ़ेगी क्या सर ये लिमिट? SC ST का माइनॉरिटी से कोई भी संबंध नहीं है। SC ST का, पिछड़ा वर्ग का, जनरल का, माइनॉरिटी का, हैंडीकैप्ड का, सबके अलग अलग नियम है। हाँ, बढ़ने की संभावना इसलिए है, ये बात सही है कि लिमिट इतनी कम है कि हम लोग भी बहुत दुखी हो जाते हैं। हम लोग कई बार तो हम लोग शर्मिंदा होते हैं ये बताने में, लेकिन हमारा प्रयास पिछले 2 साल से चल रहा है और आने वाले समय में ये कोशिश रहेगी कि इसकी इनकम लिमिट निश्चित रूप से बढ़े। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और हम लोगों को कुछ कुछ आश्वासन, अभी पुष्ट नहीं है, कुछ आश्वासन अभी हम लोगों को मिल चुके हैं। नेक्स्ट। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट। देखिए, यदि कोई प्रश्न नहीं हो तो बंद कर दिया जाए। सर मैं ऋषिका जैन। जी बोलिए। सर अनुशासन में UPSC की कोचिंग होती है सिर्फ MPPSC की? अनुशासन में UPSC की भी होती है कोचिंग या सिर्फ इसकी? हाँ, अनुशासन में क्या है कि दिल्ली में अलग उन्होंने कोर्सेज कर रखे हैं, भोपाल वालों ने जैसे जुडिशियली भी जोड़ दिया है अभी, इसलिए आपको थोड़ा सा या तो उनसे संपर्क करना पड़ेगा कि आपके यहाँ कोर्सेज पिछले 2 साल के अंदर काफी कुछ चेंज हुआ है। जैसे भोपाल में उन्होंने जुडिशियली जोड़ दी, दिल्ली वालों के यहाँ UPSC PSC कोचिंग चलती थी, उसमें क्या कम ज्यादा किया है आप भी मालूम कर लें, वहां पर मैं भी मालूम कर लूंगा। यदि आपको एड्रेस, उनका कॉन्टेक्ट नंबर अगर चाहिए तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप पर आपको दे दूंगा। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट बोलिए। और सर सुनीता, मैं बैंगलोर से। हेलो जी बोलिए। सर, सुनीता बैंगलोर से बोल रही हूँ।
मैं और मेरा बेटा आश्रम में, हमारे लिए कोई सहाय हो सकती है? आश्रम में है जी देखिए, अल्पसंख्यक के अंतर्गत केवल हम आज जो चैप्टर लिया है वो केवल जी, हमने जी। स्कॉलरशिप का लिया है, या बच्चे जी, बच्चियों के जी। लिए पढ़ने के लिए क्या लाभ मिल सकता है उसका चैप्टर लिया हाँ। है। मैं आपको महिला सशक्तिकरण का जो चैप्टर लूंगा जी सर, मेरे उसमें मैं साथ आपको मेरा जो बेटा जानकारी भी दूंगा। है, मेरा बेटा भी पढ़ना चाहता है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो भी 6 में है। 6th में है, तो उसके लिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो कैसे, कहाँ करूँ, ये आप बता सकते हो मुझे? ये आप, मुझे लगता है लेट ज्वाइन किया है आपने, मैं पूरी जानकारी ये दे चुका हूँ। फिर भी यदि आपको चाहिए कोई बात नहीं, जो लेट भी आए हैं तो मैं उनको व्हाट्सएप पर पूरा चार्ट दूंगा। जैसे मैंने जी आपको सर। जो कुछ बोला है उसका एक मेरे पास शॉर्ट में एक चार्ट बनाया हुआ है, वो मैं चार्ट आज ही डाल दूंगा। उसके बाद जी में सर। आपको एक जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि अल्पसंख्यक का प्रमाणीकरण कैसे बनता है, उसको भी मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा। तीनों चीजों, जी सर। 2 उसके बनते हैं, कक्षा 1 से 10 तक का अलग प्रमाणीकरण होता है, उसमें उनके पेरेंट्स के साइन होते हैं, और 10th के बाद जो है वो जो बच्चे हैं 11th 12th और जो भी अबव क्लासेज हैं उनके लिए वो स्वयं बच्चा अपने साइन करके अपना प्रमाणीकरण स्वयं जारी कर सकता है अल्पसंख्यक। जी सर। हाँ जी, थैंक यू नेक्स्ट सर। राहुल जी, आप शांत बैठे हैं, पूछिए। हेलो हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। सर, मैं ये बोल रहा था ये हेलो पूछिए। सर, मैं ये बोल रहा था कि जो आपने बताया था इनकम का, जिन जो पेरेंट्स बोलते हैं यहाँ लेखपाल लोग हैं, इनकम कम का बना देते हैं सर्टिफिकेट, और इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो क्या वो स्कॉलरशिप को ले सकते हैं पेरेंट्स की नहीं ले सकते उनकी बच्ची? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स पेई का मतलब होता है उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है, और हमारे यहाँ इनकम टैक्स यानी 2.5 लाख रुपए से अधिक वालों को किसी को स्कॉलरशिप मिलने की पात्रता है नहीं। इसका मतलब ये है, सीधा बहुत छोटा सा फार्मूला, इनकम टैक्स पेई व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। सजेशन का प्रमाण पत्र 2.5 लाख से कम का बन जाता है। नहीं, प्रमाण पत्र 2.5 लाख रुपए, देखिए ये बातें आप मुझे यहाँ पर मत बताएं, ये आपकी निजी बातें हैं। मैंने आपको केवल इतना बताया, जैसे अब आप जैसे रेजी की चोरी की बात पूछेंगे तो मैं कैसे क्या आपको कहूंगा, करने वाले क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, शासन के नियमों की जानकारी हम आपको देते हैं, बाकी बात हम निजी स्तर की बाद में कर लेंगे। राहुल जी अच्छा प्रश्न पूछा, चलिए नेक्स्ट। हाँ, एक इसमें बहुत बढ़िया 15 जुलाई से हर साल शुरू होता है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगती है हमारी, वो नंबर भैया ये कौन पूछ रहे हैं, नंबर मैं भी आज दे चुका हूँ, नोट करा चुका हूँ सभी को, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 15 जुलाई से इसकी डेट रहती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण लोगों के बच्चों के रिजल्ट बहुत लेट आए हैं, हो सकता है, मेरा अनुमान बता रहा हूँ, हो सकता है 15 जुलाई के बाद वो अगस्त के महीने में चालू हो, तो आप उसका इंतजार करिए। मेरे ग्रुप में यदि आप जुड़े रहेंगे, मैं आपको लगातार अपडेट इतना दूंगा कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत महसूस नहीं होगी। मेरी सेवाएं बिल्कुल निश्चित है, एक बात ध्यान रखिएगा। हाँ, ये नंबर सही है, आप जो मुझे बता रहे हैं बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं क्या? क्योंकि ऑफलाइन हो गया, अच्छा थोड़ा लेट डिस्प्ले हो रहा है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ विपिन जी, कुछ प्रश्न पूछना आपको? विपिन जी। हाँ सर, नमस्कार सर। बाकी लोगों के नाम नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उनसे नाम लेके नहीं पूछ पा रहे हैं। जी सर, जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र। नहीं, मेरा भी कोई क्वेश्चन नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप से बात करूंगा, गुना आके ही आपसे मिलने की कोशिश करूंगा। नहीं, गुना आकर मिलने की जरूरत नहीं है, हमारी सब बातचीत व्हाट्सएप पर हो सकती है। हाँ, व्हाट्सएप से हो जाएगी जानकारी मेरे को, है ना सर? हाँ हाँ हाँ, देखिए आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद आपका। इसलिए नहीं है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मुझे बिजनेस में डिस्टर्बेंस होता है, कब कौन किस समय आएगा उसमें दिक्कत आती है। प्लीज आप केवल व्हाट्सएप का ही सहारा लें। बिल्कुल, व्हाट्सएप से आपसे संपर्क करूंगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ये ओके सर, बिल्कुल। आपका व्हाट्सएप नंबर अंकल, व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? मैं लिखवा चुका हूँ व्हाट्सएप का नंबर, अगर आपको फिर से आप लेट ज्वाइन किए हैं तो आपको मैं बाद में दे दूंगा। चलिए मेहता जी, आप लेट आए थे, पूछ लीजिए अपना। योगेश जी, योगेश जी पूछिए।
योगेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने माइक ले रखा है लेकिन उसमें आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ विपिन जी पटियाला से कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल स्पष्ट आ रही, बोलिए। हाँ सर, जो स्कॉलरशिप है उसके लिए कोई इनकम टैक्स की मर्यादा है? इसका मतलब आप बहुत लेट ज्वाइन किए हैं। मैंने हाँ, सर। सारी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने सारी लिमिटें आपको बताई हैं। कक्षा 1 से 10 तक की 1 लाख रुपए है, 10 से ऊपर वाली 11, 12 BA, BCom, BSc वालों के लिए 2 लाख रुपए है, और MCM के लिए मेरिट कम मीन्स के लिए 2.5 लाख रुपए है। इसका चार्ट मैं आज व्हाट्सएप पर डालूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए ठीक हैं, आपको आज ही चार्ट मिल ठीक है सर, ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट दीपक जी, आपको कुछ पूछना है क्या? दीपक जी आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? चलिए, और कोई? सर देखिए ये अभी जो ऑनलाइन बच्चों बहुत के लिए सारे जो लोग हैं, बहुत सारे, हेलो लेकिन सर, यदि प्रश्न समाप्त हो गए हो। सर आपने जो हाँ जी, बच्चों बोलिए। के लिए आज बताया है, कल आप वापस बता सकते हैं, क्योंकि कई जने अभी ज्वाइन नहीं हो पाए, अपडेट नहीं हो पाया है, ये अपडेट नहीं हो पाया है सर। हेलो अच्छा, चलिए। जी, नहीं वीडियो आप में क्या बता है कि दीजिएगा। बहुत सारी दूसरी बातें आ जाती हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, हम थैंक यू। अभी ये इसको आप इसी बहुत बढ़िया नंबर पे है भेज अभी देंगे। नहीं कोई बात नहीं, हम एक दिन और ये क्लास कभी 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद कभी भी हम दोबारा से इस क्लास को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए हमारा उद्देश्य जी। लोगों की सेवा करना है। हमारे कारण यदि मात्र एक व्यक्ति को भी अगर फायदा मिलता है तो एक बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी बोलिए। देखिए अगर लेफ्ट होते जाएं, जो लोग जिनका प्रश्न अब नहीं है तो लीव करते जाएं, उससे क्या होगा कि मुझे एक अंदाज लगेगा कि अब प्रश्न कम बचे हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी बोलिए भैया, बोलिए भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। नहीं कहना चाहते कुछ। हेलो, हाँ किसी का कोई प्रश्न है या मैं इसको बस कार्यक्रम को समापन करूं? हेलो हेलो, चलिए कोई नहीं है ना, या आवाज नहीं आ रही? सर ये क्लास डेली आएगी 2 बजे? ये जो आपकी क्लास जो ये चलेगी इन्फॉर्मेशन की? स्टूडेंट के लिए केवल आज के लिए रखी थी मैंने, और इसके बाद एक थोड़ा सा लंबा गैप करके हम फिर से रखेंगे, करीब 10 से 15 दिन का गैप रखेंगे, क्योंकि इसके बीच में जैसे बेरोजगार लोग हैं और भी महिलाओं के लिए है, बहुत सारी स्कीम है, उनके लिए मैं बीच में कुछ सेशन रखूंगा। आपको लगभग 10 दिन 15 दिन आपको व्हाट्सएप पर इसकी सूचना मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जी, तो आपका लिंक भेजेंगे आप भैया? हाँ व्हाट्सएप पर मेरा नंबर मैंने अभी आपको बोला था, उस नंबर पर जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। मोनिका जी कुछ पूछना है आपको? राहुल जी, हाँ कुमकुम जी, मनीषा जी उपस्थित हो गई हैं। जय जिनेंद्र सर। जय हेलो जिनेंद्र भैया जी। हाँ जय जिनेंद्र, मनीषा जी बोलिए। हाँ, आपने इतना अच्छी तरह से समझाया है कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं लग रही हमें तो। आपका जो ये जो कार्य है अपने समाज के लिए उत्थान का आप कर रहे हो, इसके सामने हम नतमस्तक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रोत्साहन से ही हम लोग ये सेवाएं पूरे देश को, पूरे जैन समाज को ये देते हैं। आपकी इसी ढंग से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? स्वर्णिम भैया, मोनिका जी, जितेंद्र भाई भी उपस्थित हैं, बहुत अच्छे। हाँ किसी का और कोई प्रश्न हो तो प्लीज शीघ्रता करें। हाँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ, जो बच्चे, मैं कुमकुम जैन आगरा से बोल रही हूँ जी। हाँ, आगरा से कुमकुम जैन। क्या जो बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता अल्पसंख्यक क्या? देखिए आपके प्रश्न से एक बहुत अच्छा उत्तर आप सभी लोगों को मिल जाएगा। पूरे भारत में
कोई भी स्कूल जो शासन के अंतर्गत है, चाहे जी। कोई कॉन्वेंट हो या कोई प्राइवेट कोई भी स्कूल होता है, वो शासन से ही मान्यता लेकर के स्कूल चालू करता है। जी सर। एक पेड़ के नीचे अगर 10 बच्चे बैठ करके भी अगर कोई स्कूल चलता है, वो भी इसके लिए पात्र है और कभी भी कोई भी व्यक्ति इसके लिए मना करने लायक नहीं है। अगर कोई करता है तो आप स्थानीय जो भी आपका अल्पसंख्यक कार्यालय है वहां पर उसकी कंप्लेंट कीजिए और इसकी कंप्लेंट करने पर इसमें सजा का प्रावधान है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई आपसे कॉन्वेंट वाला बोलता है कि मेरे स्कूल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो आपसे झूठ बोलता है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप इसको बिना नंबर के, बिना नाम के आप उसको कंप्लेंट कर दीजिए, इसमें ही उसको काफी दिक्कत खड़ी हो सकती है। हाँ, नेक्स्ट। नहीं सर, यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल हैं, कोई नहीं देता। यहाँ पर कई बार हम लोग कोशिश कर चुके हैं, मना कर देते कि नहीं। आप आगरा से हैं? जी हाँ। आगरा में अभी 25 दिसंबर को एक बहुत बड़ी सेमिनार करके आया हूँ, हजारों मैं लोग थी उसमें आए थे। वहाँ मैं उपस्थित थी वहाँ पर। हाँ, तब भी आपने, कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात आती है तो आप मुझे, मैं उनका अभी नाम भूल रहा हूँ, आपके जो उसके कार्यक्रम के जो कर्ता धर्ता थे, सुबोध जी, अनंत जैन, सुबोध जी, ये सब लोग थे। अनंत जैन थे, सुबोध जी थे, अजय कुमार थे। सुबोध जी को पूरी उसकी गाइडलाइन दे दूंगा और सुबोध जी बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं, वो आपकी पूरी मदद हाँ करेंगे। सुबोध, जी हाँ। बिल्कुल, कोई बात। हाँ तो सब चलिए, बताइएगा, हमें कभी मतलब मिला ही नहीं इसका लाभ, हमें तो आज तक मिला ही नहीं अल्पसंख्यकों को। नहीं, मिलता ही है, और थोड़ा बहुत नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ रुपए अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत रिलीज होते हैं। आप लोग कभी भी इस भ्रम में ना रहें कि पैसा नहीं मिलता है। पैसा तो देखिए अग्रवाल नहीं ले रहे हैं तो वो पैसा कहीं और जा रहा है। आप नहीं, पूरी पैसा जैन समाज नहीं लेके और संपर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं मिलता तो है, ये मालूम है मुझे, लेकिन देते नहीं है। प्रश्न इस बात का उठा, वो देते क्यों नहीं है? ये नहीं देते हैं मैडम, सुनिए मेरी बात को, ये नहीं देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो पैसा आपके बच्चे के डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट करता है। आपको कोई देने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई स्कूल का प्रिंसिपल पैसे नहीं खा सकता है, कोई दलाल पैसे नहीं खा सकता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पर बिल्कुल फ्रेश मूड से, अच्छे तरीके से पॉजिटिव सोचिए, काम करिए, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। भैया देखिए, मेरे को ये संकेत दे रहे हैं, या फिर फटाफट आप लोग बिल्कुल लेफ्ट करते जाएं तो मुझे ये महसूस हो जाएगा कि अब कुछ लोग कम बचे हैं। अगर मैं बीच में बंद करूंगा तो आपको दिक्कत आएगी, प्लीज। ये मोनिका जैन की नाम की आईडी से जो भैया बैठे हैं, भैया आपको कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है। आज केवल फर्स्ट चैप्टर लिया था अल्पसंख्यक योजनाओं के अंतर्गत, जिसमें केवल विद्यार्थी वर्ग के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य अन्य योजनाओं के बारे में मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। सेमिनार में तो 2 से 2.5 घंटा लग जाता है, तो कई चीजों को मैंने शॉर्ट में निपटाने की कोशिश की है। यदि किसी को कोई परेशानी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको पूर्ण संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। पूर्ण संतुष्ट तो सभी लोग नहीं हो पाते हैं, फिर भी अगर मेरे से कहीं से भी कोई त्रुटि निकल गई हो, कुछ भी आप लोगों की कहीं कोई दिक्कत आई हो, उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल क्षमा चाहता हूं। और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे ढंग से, बिल्कुल प्रशासनिक नियमों के तहत मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। कोई और भाई हो तो अंतिम 1 मिनट आपके पास शेष है, उसके बाद मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मीनू जी, आप कुछ बोलेंगी? सर हेलो। हाँ भैया, बोलिए, पूछिए। हेलो, हाँ पूछिए। नहीं सर, वो कॉलेज में एक दो स्कॉलरशिप ले सकते हैं क्या, स्टेट और सेंट्रल की? जैसे अभी नहीं, कोई भी बच्चा कोई भी एक स्कॉलरशिप ले सकता है। यदि आप स्टेट की स्कॉलरशिप लेते हैं तो आपको सेंट्रल की स्कॉलरशिप मिलने की पात्रता नहीं। सर तो ये माइनॉरिटी वाली कैंसिल नहीं करा सकते क्या? नहीं, कैंसिल, देखिए इसमें मैं आपको 2 बातें बता दूं। यदि आपने स्टेट और सेंट्रल की दोनों की अगर ले ली है तो इसमें सजा का प्रावधान, सजा मतलब दंड का प्रावधान है। उसमें आपसे पैसा दिया जा सकता है, उसमें आपसे ब्याज भी दिया जा सकता है। इसके बारे में सावधान रहें। किसी एक, हाँ चलते चलते मैं आपको लास्ट में एक बात और कह दूं। यदि किसी बच्चे को पिछले वर्ष स्कॉलरशिप मिल चुकी है, वो रिन्यूअल के अंतर्गत आवेदन करेगा। लेकिन यदि पहले अप्लाई किया था, नहीं मिली थी, तो आपको फ्रेश के अंतर्गत अप्लाई करना है। जिस बच्चे को पिछली बार स्कॉलरशिप मिली थी, कक्षा मान लीजिए 8 में मिली थी, तो 9 में 10 में उसको मिलेगी, 11वें से उसका नया बैच शुरू हो जाएगा। मान लीजिए बीए आप कर रहे हैं, तो बीए फर्स्ट ईयर में आपको मिलती है, तो बीए फर्स्ट ईयर में आपको मिलती है,
तो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में भी आपको मिलेगी। फिर आपको एमए करने के जब में आप जाएंगे तो फिर आपका नया बैच शुरू होगा, है ना। तो कोई और? हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। इसी के साथ आज हम अपनी इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली मीटिंग के लिए इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद दीदी जी, आप सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। धन्यवाद बिल्कुल जी आपका बहुत बहुत। जय जिनेंद्र सबको।